नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कोरोना संक्रमण के डर की वजह से भगवान महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पाबंदी करीब 1.5 महीने तक और बनी रहेगी। महाशिवरात्रि के बाद भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश को अनुमति दी जाएगी। मंगलवार को ही महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक महाशिवरात्रि के बाद आने वाले सोमवार से भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश को अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश की भी अनुमति दे दी जाएगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रशासन द्वारा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनों से लेकर पूजन और फूल प्रसाद ले जाने की अनेक व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक के बाद समय समय पर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा दर्शन व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए श्रद्धालुओं को छूट प्रदान की गई थी। सुबह मंदिर में दर्शन व्यवस्थाओं सहित निर्माण कार्यों को लेकर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें महाकाल चौराहे से मंदिर तक मार्ग को 24 मीटर चौड़ा करने सहित मंदिर में फूल प्रसाद ले जाने से प्रतिबंध हटाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें भस्म आरती परमिशन शिवरात्रि के बाद शुरू किए जाने का निर्णय भी लिया गया। रखे गए थे उसमें भस्म आरती को प्रारंभ करने को लेकर और गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ करने को लेकर एक विषय था, जिस संबंध में प्रबंध समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस व्यवस्था को महाशिवरात्रि के तत्काल बाद जो है वो चालू करना चाहिए और जो भी महाशिवरात्रि के बाद वाला सोमवार पड़ेगा या उसके 7-8 दिनों के अंदर हम लोग भस्म आरती भी प्रारंभ करेंगे और जब भस्म आरती प्रारंभ होगी तो पूरी कैपेसिटी के साथ में चलेगी और गर्भगृह में जो प्रवेश जो पहले चलता था कोरोना से पहले उसको भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन एक जो मंदिर के समय रहता था, टाइमिंग रहती थी, खासतौर पर रात में, अभी तक हम लोग केवल 9:45 बजे तक प्रवेश दे रहे थे, तो शयन आरती कहीं न कहीं जो है वो जो श्रद्धालु हैं उनके लिए प्रतिबंधित थी, उसको हम आज से ही चालू कर देंगे। शयन आरती में लोग भाग ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं और इसी हिसाब से जो उसका समय है जो 9:45 तक होता था उसको हम लोग 10:15 तक आगे बढ़ा देंगे। देखिए, अभी गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा पूर्व की तरह। महाशिवरात्रि के बाद इस पे हम लोग निश्चित रूप से निर्णय करेंगे और महाशिवरात्रि के तत्काल बाद इसको चालू किया जाएगा। महाकाल मंदिर के आसपास की जमीन चौड़ीकरण को लेकर भी जी हाँ, आज लगभग जो महाकाल मंदिर के आसपास की 4-5 रोड्स हैं उनके चौड़ीकरण को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सहमति दी जा चुकी है, वही प्रस्ताव आज रखे गए थे, जिसमें महाकाल मंदिर से लेकर जो सामने का चौराहा है जो महाकाल घाटी वाला, वहाँ तक हम लोग 18 मीटर करेंगे और इसके अलावा जो महाराजवाड़ा के सामने की दोनों रोड्स हैं, एक तो जो महाराजवाड़ा और छोटा रुद्रसागर के बीच की रोड है उसको हम लोग 12 मीटर करेंगे। खाद्य विभाग की टीम ने उद्योगपुरी स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री का नाम हरी नमकीन निर्माता है। इस फैक्ट्री में नमकीन में कपड़े धोने का सोडा डालकर बनाते थे। फीकी सेव में कलर मिलाते थे। लगभग 300 किलो से ज्यादा माल बरामद किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को हुई बीसी में सख्त निर्देश दिए हैं कि मिलावटखोर पर कार्यवाही लगातार जारी रखें। इसी के चलते उज्जैन में एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने खाद्य विभाग की टीम के साथ आगर रोड स्थित उद्योगपुरी की नमकीन फैक्ट्री में छापामार कार्यवाही की है, जहां से 300 किलो से ज्यादा माल बरामद किया है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने चर्चा में बताया कि उद्योगपुरी में हरी नमकीन निर्माता के नाम से एक फैक्ट्री है, जहां पर शिकायत मिली थी कि फैक्ट्री में नमकीन बनाने में पाम तेल का उपयोग किया जा रहा है। इसी शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा यहां पर कार्यवाही की गई है, जहां से बड़ी लापरवाही पाई गई है। खास बात तो यह है कि यहां पर बड़ी मात्रा में घटिया किस्म की खाद्य सामग्री पाई गई है। साथ ही स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इधर हमारी खाद्य विभाग की टीम ने यहां से सेव, गाठे आदि के सैंपल ले लिए हैं, जिनकी जांच लेबोरेटरी में की जाने के बाद ही पूरा खुलासा किया जाएगा। देखिए, जो आज आप देख रहे हैं ये श्री जय किशन जी की एक नमकीन की फैक्ट्री है, जो श्री हरि और श्री हरिओम नमकीन के नाम से इसका उपयोग होता है, नमकीन बनता है। इस स्थान पर आज खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो सर्चिंग करी है उसमें यहाँ पे कास्टिक सोडा पाया गया है, जो ये नमकीन को फुलाने के लिए बनाते हैं, जो बड़ा हार्मफुल होता है, कपड़े धोने का सोडा जिसको बोलते हैं। इसके अलावा कलर का भी ये उपयोग करते हैं, जो नमकीन पदार्थों में कलर नहीं मिलाया जा सकता है, काफ़ी हार्मफुल होता है। ख़राब तेल भी इसका भी ये उपयोग करते पाए गए हैं। इसके अलावा पुराना स्टॉक भी जो रखा हुआ था, जो ये नए स्टॉक के साथ मिला के उसको निकाल देते हैं। इस तरह के पुराने पैकेट्स भी यहाँ पे पाए गए हैं। गंदगी काफ़ी अनहाइजीनिक है, जैसा आप देख रहे हैं पीछे कि अटाला जो रखा हुआ है, जो पुराना मटेरियल है गंदगी युक्त वहाँ उसमें रखा हुआ है। चारों ओर मकड़ी के जाले हैं, नीचे चूहों की
जो गंदगी है वो भी यहाँ पे है। तो इस तरह से काफ़ी अनहाइजीनिक स्थिति में पाया गया है। इनके जो पैकेट है, प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट उल्लेखनीय है, जो आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा जो निर्माण का पता है वो मंडी का है, लेकिन यहाँ पे निर्माण अन्य जगहों पर पाया गया है, जिससे लगता है कि इनके पास इस स्थान का लाइसेंस इत्यादि भी नहीं है। इसके अलावा रवा, सूजी और मैदा इत्यादि का भी उपयोग ये करते पाए गए हैं, लेकिन इनके जो इनका जो पैकिंग है, पैकिंग के ऊपर इस कंटेंट के नाम, इस मटेरियल के नाम उल्लेखित नहीं है, जो गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। इस तरह से काफ़ी सारी जो अनियमितताएं पाई गई है, जिसके विरुद्ध आज खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। पूरा यहाँ पे जितना सामान है उसको जब्त करके इनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सैंपलिंग वगैरह की भी इन लोगों ने कार्रवाई की है, जो शीघ्र ही सैंपल को हम स्टेट लेवल की जो लेबोरेटरी है वहाँ पे जाँच के लिए भेजेंगे। बैतूल के आमला थाना इलाके में एक विधवा की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में आरोपी उसी का सगा देवर निकला है। पुलिस ने मृतका के देवर समेत एक महिला को इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर और पिस्टल बरामद कर ली है, जो महिला की हत्या में इस्तेमाल की गई थी। हत्या की वजह वो जमीन जायदाद बताई जा रही है, जो मृतका के पति ने उसके नाम की हुई थी। एसपी बैतूल शिमाला प्रसाद ने आज शाम इस अंधे हत्याकांड का खुलासा किया। दरअसल आमला थाना इलाके के गांव कनौजिया में पिछले 4 दिन पहले 6 फरवरी की रात महिला वर्षा नागपुरे की अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। देर रात हुए इस कत्ल का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिस समय ये कत्ल हुआ महिला अपने 7 साल के बेटे के साथ घर पर अकेली थी। पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने उसे बेहद करीब से सिर में गोली मारी थी। पुलिस ने इस मामले में पड़ताल शुरू की है और मौके पर मौजूद मृतका के 7 साल के बेटे से घटना के समय आने जाने वालों का हुलिया पूछा तो पूरा प्रकरण खुलकर सामने आ गया। मृतका के बेटे के बताए हुलिये के आधार पर पुलिस ने जब पूछताछ और जांच का दायरा तय किया तो शक की सुई मृतका के भोपाल में रहने वाले देवर सोनू नागपुरे पर आ टिकी। पुलिस टीम ने भोपाल जाकर जब सोनू को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की तो वो बहुत जल्द ही टूट गया। पड़ताल में खुलासा हुआ कि मृतका वर्षा का पति ललित सेना के मोटर व्हीकल डिवीजन में तैनात था। 2012 में उसकी मौत हो गई थी, जिसकी मौत के बाद करीब 20 लाख रुपए की रकम मृतका को मिली थी। इसके अलावा 3-4 प्लॉट भी उसके नाम थे। इस जमीन और जायदाद को लेकर मृतका और देवर के बीच विवाद चल रहा था। ये मामला उत्तराधिकार को लेकर अदालत तक भी पहुंचा था, लेकिन इसमें आरोपी की हार हो गई। चूंकि मृतका वर्षा और उसके पति ललित ने साल 2011 में प्रेम विवाह किया था, इसलिए भी उसका देवर और अन्य ससुराल वालों से मृतका की पटरी नहीं बैठती थी। उस पर जमीन जायदाद का ये मामला आग में घी का काम कर रहा था। मृतका शादी के 1 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उसके पति के खाते में करीब 20 लाख रुपए जमा थे, जबकि उसके कई प्लॉट भी थे। ससुराल पक्ष इस रकम और प्लॉटों पर अपना हक चाहते थे। पूरा मामला क्या था और इसमें अभी क्या खुलासा हुआ? ये 6 तारीख की घटना है। थाना आमला क्षेत्र में कनौजिया नाम का एक ग्राम है, जहाँ पर गोली मारकर एक महिला की निश्चल हत्या कर दी गई थी, उसी के घर में घुसकर। और एसडीओपी मुल्ताई के निर्देशन में जो एक टीम बनाई गई है और आमला जिसमें टीआई थे, और जो इनकी टीम है इसने तत्काल इस पूरे मामले का खुलासा किया और आरोपी को 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो राउंड अप कर लिया गया है। क्या कहानी आई है? इसमें ये निकल के आया है, जो मृतिका थी उसके पति का देहांत जो है वो 2012 में हो गया था। वो एक आर्मी में अच्छे पद पर कार्यरत थे और उसकी डेथ के बाद जो है इनकी फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए, जो अनुकंपा नियुक्ति को लेके भी था और उसका जो पैसा मिलना था, और उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी परिवार में विवाद होता रहा इनके भाइयों के बीच और इस महिला के बीच में। तो अंततः जो सारा पैसा वगैरह था उसके पति का, वो महिला को ही मिला और ये कोर्ट से भी जीती। और इसमें इन सब बातों को लेके जो इसके देवर थे उनके मन में काफ़ी द्वेष था कि हमारे भाई का जो भी देशत्वों का जो भी भुगतान वगैरह जो भी हुआ है उसका पैसा हमें कोई भी प्राप्त नहीं हो पाया। और जो एक अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रकरण जो चलाया जा रहा था, जो कोर्ट में अभी भी विचारण में है मामला, और इन्हीं सब बातों को लेके मन में काफ़ी द्वेष था। तो इसी जो देवर है जिसका नाम है सोनू उर्फ कृष्ण शंकर, ये भोपाल में एक ओला कैब चलाता है और इसने यहाँ पर आमला में आकर बहुत ही सुनियोजित तरीके से
पूरे घटना को अंजाम दिया। पता लगाया कि कब वो महिला अकेली है घर में, ताकि कोई रेजिस्ट करने के लिए नहीं रहे। घर में घुसा वो और घुसते ही उसने फायर किया उस पर और तत्काल भागा। मैम, कोई मैरिटल अफेयर का भी इसमें इशू बताया जा रहा था, क्या ये बात सच है? नहीं, मैरिटल अफेयर का कोई एंगल इसमें नहीं निकल रहा है। कुछ पूछना है आपको? कीर्ति पवार का क्या होगा? कीर्ति पवार कनौजिया ग्राम में ही रहती है, जो दूर की रिश्तेदार है, जो आरोपी है सोनू की। और इसमें चूँकि गांव में रहने के कारण इसका इंटरेक्शन गांव के लोगों से भी है और मृतिका से भी था, तो वो इजीली बता पा रही थी कि वो एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी के साथ। भगवान दास सबनानी से हुई चर्चा में बताया कि पार्टी ने मुझे 1986 में पहली बार जवाबदारी सौंपी और 1994 में पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा और 2004 में भोपाल नगर निगम महापौर चुनाव लड़ा। और भगवान दास सबनानी ने हमारे रिपोर्टर हरीश कुमार को बताया कि पार्टी ने जब जब मुझे जवाबदारी सौंपी है, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। कई बार मुझे जेल भी जाना पड़ा और अब मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश का महामंत्री नियुक्त किया गया है। मैं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। और सबनानी द्वारा बताया गया कि मुझे सिंधी सेंट्रल पंचायत भोपाल द्वारा और सिंधी समाज द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन का कार्यक्रम दिनांक 7 जनवरी 2021 को रखा गया है। मैं पूरे सिंधी समाज का आभार व्यक्त करता हूं। ये उनसे मुलाकात में उनसे पूछें। सबनानी, बताएं आप कब से भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा आपने? 1986 में छात्र राजनीति करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो स्टूडेंट विंग थी, पहले विद्यार्थी मोर्चा, बाद में युवा मोर्चा में जुड़ा। तो वर्ष 1986 से ही मेरा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी, पहले युवा मोर्चा, फिर पार्टी के बाकी दायित्वों को निभाते हुए जुड़ गया। सबसे पहली पार्टी ने जवाबदारी आपको कब सौंपी? 1986 के दिसंबर के महीने में जनता विद्यार्थी मोर्चा, जो मतलब कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच में काम करती थी, जनता विद्यार्थी मोर्चा, इसके जिला संयोजक के रूप में पहली जिम्मेदारी मुझे 1986 में मिली। उसके बाद पार्टी ने चुनाव भी लड़े यहाँ पार्षद का। हाँ, मैं उसके बाद तो लगातार एक लंबा सफर रहा है। 86 के बाद 88 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिले का महामंत्री बना। 1991 में मैं खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक बना। 92 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदेश मंत्री बना और 94 में पार्षद बना। 95 में भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले का महामंत्री बना। 98 में जिले का उपाध्यक्ष बना। 2002 में 98 के बाद 1999 में दोबारा से पार्षद बना। 2002 में भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले का अध्यक्ष बना और 2004 में महापौर का चुनाव भोपाल से लड़ा। 2005 में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना। फिर से दोबारा से 2013 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में दोबारा से आया और इसके बाद लगातार बाकी जो जिम्मेदारी इस बीच में पार्टी ने दी, उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए मुझे बैतूल में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। बैतूल पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद, एएसपी श्रद्धा जोशी, एसडीओपी नितेश पटेल समेत पुलिस के अधिकारियों ने टीका लगवाया। बैतूल में दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगने वाले टीकाकरण के तहत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की वैक्सीनेशन के लिए सूची जारी हुई है। जिला अस्पताल परिसर में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में कोविड-19 का वैक्सीन लगाया गया। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है वे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह सेफ है और अपनों की सुरक्षा की दृष्टि से सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रहे कि इस वैक्सीन के 2 डोज लगने हैं। पहला टीका लगने के बाद 28 दिन बाद बूस्टर लगाया जाना है। मैम बताइए, जो आज वैक्सीन लगाई गई आपने, उसमें कैसा मैसेज करना चाह रहे हो और क्या मैसेज देना चाहते हो? मेरा सभी से अनुरोध है कि कोरोना वैक्सीन बहुत ही सरलता के साथ और बिना किसी दर्द के लग रहा है। मतलब मुझे कोई भी इसमें किसी प्रकार का दर्द या कोई पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई है। और आप सभी से अनुरोध है कि कोरोना से बचाव के लिए जो ये वैक्सीन है, इसको ज़रूर आप लगवाइए ताकि आप खुद का भी बचाव कर सकें और औरों को भी बचा सकें। और इसको अधिक से अधिक वैक्सीनेशन को यूज़ करते हुए इस अभियान को पूरा सफल बनाएं।
कटनी एनएसयूआई द्वारा केंद्र सरकार के युवाओं को रोजगार देने की वादा खिलाफी के विरोध में नौकरी दो या डिग्री वापस लो की राष्ट्रव्यापी मुहिम के अंतर्गत कटनी एसडीएम कार्यालय का महाघेराव राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक विपिन वानखेड़े, प्रभारी मध्यप्रदेश नितिन गौड़ के नेतृत्व में किया जाएगा। राष्ट्रीय समन्वयक और जिलाध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने समस्त कांग्रेस जन, एनएसयूआई के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सहित समस्त छात्रों से मुहिम का हिस्सा बने। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश जैन, गुमान सिंह, हरिशंकर तिवारी, जालिम यादव, राजकिशोर यादव, राकेश जैन कक्का, राजा जगवानी, बड़वारा विधायक बसंत सिंह आदि वरिष्ठ और युवा नेता भी शामिल रहे। काफी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और सरकार के विभाग, सरकारी विभाग दल बल के साथ फायर विभाग दल भी शामिल था। प्रदर्शन के दौरान एसडीएम के घेराव में काफी झूमा झटकी हुई। वाटर कैनन का जबरदस्त उपयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों के ऊपर पानी की तेज धार से उनके ऊपर डाला गया, जिससे प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। कुछ लोगों को चोटें भी आईं। एक प्रदर्शनकारी के हाथ में चोट आने के संकेत दिए गए। पत्रकारों को कैमरे के ऊपर भी पानी चला गया। पत्रकार भी भीग गए। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें अंशु मिश्रा, एनएसयूआई अध्यक्ष और कई युवा नेता और प्रदर्शनकारी की गिरफ्तारी की गई। पुलिस दल ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए गिरफ्तारी कर उन्हें भेज दिया। ये पूरे राष्ट्र में चल रही है। प्रत्येक जिले में एनएसयूआई के कार्यकर्ता और छात्र मिलकर के इस आंदोलन को चला रहे हैं। हमें या तो नौकरी दो वरना अपनी डिग्री वापस लो। कितने कार्यकर्ता इसमें शामिल थे और क्या किया गया? हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे। आप देख रहे हैं कितनी हलचल मची हुई है। प्रशासन को भी वाटर कैनन चलाना पड़ गया, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जनता की आवाज को रोक नहीं सकते। छात्र आवाज उठा रहे हैं, किसान आवाज उठा रहे हैं, आप लगातार उनकी आवाज को रोकने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ लोकतंत्र में चलता है? प्रशासन ने जो छीना झपटी की है, अभी इसमें किसी को चोट आई है? कितने कार्यकर्ता? हमारे प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी के हाथ में अंगूठा फट गया है। उनके चोट है। विधायक विपिन वानखेड़े जी के हाथ में चोट है और उनका अंगूठा फट गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई को गिरफ्तार किया गया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीतीश गौड़ है। मैं प्रदेश प्रभारी हूँ एनएसयूआई का। जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। दुर्भाग्य की बात है कि बेरोजगारों को डिग्री तो केवल मिल रही है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। उसी बात को लेकर हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने पूरे देश में नौकरी दो या डिग्री वापस लो का आह्वान किया है। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी, मध्य प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष विधायक विपिन वानखेड़े जी, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई अंशु मिश्रा जी और पूरे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने आज यहां पर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है। और इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाजपा सरकार के इशारे पर बर्बरतापूर्वक यहाँ पर वाटर कैनन का लाठीचार्ज का प्रयोग किया और कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन दबावों से, इन अत्याचारों से झुकने वाली नहीं है। और हमारी मांग है कि 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा पूर्ण किया जाए। आज एनएसयूआई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और एसडीएम कार्यालय का घेराव के आह्वान किया गया था। उसी के तहत ये लोग काफ़ी संख्या में आए थे, जिनको गिरफ्तार करके उनको भेज दिया गया। क्या मांग क्या थी? उनकी मांग ये थी कि नौकरी दो वरना डिग्री वापस ले लो। ये उनका प्रादेशिक स्तर का कार्यक्रम था। तो कितनी संख्या रही होगी करीबन प्रदर्शन में? लगभग 1500 से 1000 के बीच में इनके छात्र रहे होंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान पानी वगैरह के छिड़काव, उनको वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और तभी उनको जो है कंट्रोल किया गया। उनका आरोप भी है कि कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है और किसी भी कार्यकर्ता को कोई चोट नहीं आई है, चूँकि बड़ी तादाद में थे इसलिए उनके आपस में धक्का मुक्की की गई होगी। बाकी किसी कार्यकर्ता पे कोई बल इस्तेमाल नहीं किया गया। उनके संगठन के द्वारा आज यहाँ पे घेराव का किया था, एसडीएम कार्यालय का घेराव के लिए वो लोग आए थे। तो एज़ पर लॉ और एज़ पर नॉर्म्स जो विधि के अनुसार कार्रवाई हम लोग को प्रेस्क्राइब है, वो हम लोगों ने, हमारी पुलिस बल ने कार्रवाई की है। उसमें जिन्होंने ब्रीच ऑफ लॉ किया है उसके तहत हम लोगों ने उन लोगों की अरेस्टिंग की है। अरेस्टिंग फॉर्म भर रहे हैं। वो बाकी स्थिति आपको सीएमएचओ दफ्तर के लिपिक ने सीएमएचओ कार्यालय में जहर खाया। लिपिक बलवंत सिंह राजपूत ने जहर खाया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। परिजनों ने पूर्व सीएमएचओ प्रदीप धाकड़ पर प्रताड़ना का आरोप किया। महाराष्ट्र में दुर्घटना एक्सप्रेस को कागजात नहीं मिल रहे थे, अदालत में जवाब नहीं दे पा रहे थे। कल हुई थी महाराष्ट्र के अमरावती में पेशी। मौजूदा सीएमएचओ AK तिवारी ने जांच के निर्देश दिए।
जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर दिनांक 9 फरवरी 2021 मंगलवार को दोपहर में स्थानीय विश्राम गृह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक अफसर पटेल के साथ कई कांग्रेस पदाधिकारी पधारे। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पर्यवेक्षक अफसर पटेल ने शाम को 7 बजे प्रदेश कांग्रेस के महासचिव इरशाद मोहम्मद कुरैशी के निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी, सभी कार्यकर्ता मिलकर के उसे जिताकर लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 उम्मीदवार, जिसमें पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष शरावती बोडाना, नौशद खान ठेकेदार, इरशाद कुरैशी, आशीष त्यागी, एडवोकेट शकील खान, कयूम पठान, विजय सिंह पांडे, अनिल जैन मामा, नईम अहमद मेव आदि ने दावेदारी पेश की है और पार्षद पद के लिए भी दर्जन भर आवेदन आए हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव, पूर्व विधायक वल्लभ भाई अमवावतिया, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरीशंकर सूर्यवंशी, भैरू सिंह परिहार, बापू भूपेंद्र सिंह चौहान, विष्णु पाटीदार, ब्लॉक अध्यक्ष आशिक हुसैन बोहरा और कांग्रेस पदाधिकारी के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस विभाग में कार्यरत ग्राम प्रहरी चौकीदार को राज्य कर्मचारी घोषित करने के संबंध में निवेदन है। ग्राम प्रहरी सन 1876 से कार्यरत हैं। ग्राम प्रहरी ग्राम पंचायत में 24 घंटे पहरेदारी का कार्य करते हैं। सैकड़ों वर्षों का समय गुजर गया, लेकिन आज तक स्थायी नहीं किया गया है। मानदेय के नाम पर महज 1500 रुपए दिए जाते हैं, जबकि बिहार प्रांत में चौकीदार चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। नियम के विपरीत ग्राम प्रहरी की पुलिस के साथ रात में ग्राम पंचायत के चाहर गश्त में ड्यूटी लगा दी जाती है, जिससे जान जोखिम में रहती है। ग्राम प्रहरी का बीमा भी नहीं है और जीडी में रवानगी भी दर्ज नहीं की जाती है। थानों में ग्राम प्रहरी के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। थाने में बेगारी न करने पर मुंशी दीवान हाजिरी काटकर मानदेय में कटौती करता है। ग्राम प्रहरी की वर्दी ब्रिटिश जमाने की है, जिसको बदलने की जरूरत है। आज प्रदेश स्तरीय संयुक्त धरना प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्राम प्रहरी और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन आपसे मांग करता है कि ग्राम प्रहरी को बिहार प्रांत की भांति उत्तर प्रदेश में भी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी घोषित किया जाए। ग्राम प्रहरी को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी घोषित होने की प्रक्रिया पूरे होने तक मानदेय 1500 रुपए से बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानक अनुसार न्यूनतम 18,000 रुपए मानदेय दिया जाए। ग्राम प्रहरी का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया जाए और स्वाभाविक मृत्यु उपरांत 5 लाख रुपए की पारिवारिक सहायता राशि प्रदान की जाए। ग्राम प्रहरी के साथ थानों में सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। ग्राम प्रहरी की ग्राम पंचायत के बाहर पुलिस के साथ रात में गश्त लगाने पर रोक लगाई जाए। ग्राम प्रहरी की वर्दी पीआरडी और होमगार्ड जैसी दी जाए। जी, अपना परिचय बताएंगे आप? हम उत्तर प्रदेश ग्राम प्रहरी चौकीदार यूनियन के प्रदेश सह संयोजक हैं और हमारा नाम है जितेंद्र यादव और जिला देवरिया का रहना। जितेंद्र जी, अभी ये जो धरना प्रदर्शन आपका हो रहा है जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें भी बिहार सरकार की भांति चतुर्थ कर्मचारी घोषित किया जाए। जो ब्रिटिश ज़माने से हम लोग इस चौकीदारी को करते आ रहे हैं, लेकिन अन्य प्रांतों में चौकीदारों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया गया और मिनिमम मजदूरी भी दे दिया गया, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में मात्र 2500 रुपया मिलता है, जो कि इस महंगाई के ज़माने में हम चौकीदार भुखमरी के कगार पे हैं, जो कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं पा रहे हैं और ना ही शिक्षा दे पा रहे हैं। आपकी ड्यूटी कितनी होती है? हमारी ड्यूटी तो ग्राम सभा में 24 घंटा है, क्योंकि जो ग्राम सभा में 24 घंटे के अंदर कोई अगर घटना घटती है तो तत्काल हम एसओ महोदय और जिलाधिकारी महोदय और कप्तान महोदय को हम लोग सूचना देते हैं। इसके बावजूद भी आपको यहाँ कोई समुचित मानदेय नहीं मिलता है? इसके बावजूद भी हम लोग थाने पर 2 दिन जाते हैं, 4 दिन बुलाई जाती है, लेकिन हमारी जो मैनुअल है वो 2 दिन 15 दिन पे 1 दिन सूचना देना है, लेकिन फिर भी ये लोग हम लोग से बेगारी कराते हैं। थाने पर बुलाकर कभी भी बुला लेते हैं मीटिंग के नाम पर और सौर सफाई कराते हैं, लेकिन हम लोग का उचित मजदूरी नहीं देते जी। और क्या क्या सुविधा आपको मिलती है? सरकार द्वारा वही ब्रिटिश जमाने का धोती कुर्ता हम लोग का मिलता है, जो कि हम लोग बार बार मांग करते हैं कि हमें भी पीआरडी जवान और चौकीदारों जैसा वर्दी लागू किया जाए, ताकि हम लोग का भी वर्दी लागू हो जाता तो ग्राम सभा में अगर कोई घटना घटती है, चाहे कोई मुखबिरी होती है, तो उसमें हम लोग सूचना देते हैं। तो सूचना देने के बाद हम लोग के गाँव वाले ही प्रताड़ित करना चालू कर देते हैं, मारना पीटना चालू करते हैं। कितने चौकीदार हमारे भाई मौत के घाट उतारे गए सूचना देने के बावजूद भी, लेकिन ना ही हम लोग का बीमा है और ना ही हम लोग का कुछ है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी
पीआरडी और होमगार्ड जैसे वर्दी लागू किया जाए, हमें भी चतुर्थ कर्मचारी घोषित किया जाए, ताकि जैसे पुलिस वाले को वर्दी मिलती है, वर्दी को देखते हुए जनता डरती है, उसी तरह से हम लोग मुखबिरी गांव में करते हैं, तो हमारे ग्राम सभा में भी हम लोग का भी इज्जत सम्मान बने और हम लोग का भी इज्जत मिले। जाड़े के मौसम में क्या आपको गर्म कपड़े मिलते हैं? कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कभी 5 साल पर एक बार स्वेटर मिल जाएगा तो जर्सी नहीं मिलेगा, जर्सी मिल जाएगा तो साफा नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार के द्वारा हर साल हम ग्राम प्रहरी चौकीदारों के लिए वर्दी, उसके बाद मानिए ठंडे का कपड़ा, जूता, बेल्ट, ये सब मिलता है, लेकिन हम लोग के यहाँ जिलाधिकारी द्वारा ये लोग बांटते नहीं है। आपके साथ व्यवहार कैसा होता है? क्या सर? आपके साथ अधिकारियों का व्यवहार कैसा होता है? देखिए, थाने पे दीवान मुंशी द्वारा तो बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि ये बराबर प्रताड़ित करते हैं। कोई कहते हैं कि हमें झाड़ू लगा दो, कोई कहते हैं कि हमारी सफाई कर दो, कोई कहते हैं कि हमारी चड्डी खींच दो। ये सब प्रताड़ित थाने पर होती है, लेकिन ऊंचे स्तर पर नहीं होती है। जिलाधिकारी महोदय, कप्तान के यहाँ ऐसी बात नहीं है। हम लोग कभी इसकी आवाज़ उठाते हैं तो इसकी सुनवाई हम लोग होती है। अभी जिलाध्यक्ष जो हैं बलिया के, इनके थाने पर एक यशु महोदय आए थे, जो कि वो वहाँ पे चौकीदारों द्वारा मसाज शरीर को कराते थे और अपनी सर सफाई कराते थे, जिसकी आवाज़ को हम लोगों ने उठाया। और ये हमारे इसी सुशील भाई के गांव के जो राज्य मंत्री हैं, उनको भी हम लोग सूचना दिए, जो कि उनकी जांच हुआ और ये बर्खास्त हैं। अभी आपके कार्यक्रम में कौन आए थे? अभी ये राज्य मंत्री के प्रतिनिधि आए थे, जो उनको हम लोग मांग पत्र दिए। कौन थे? नीतीश पांडे। क्या नाम है उनका? नीतीश पांडे। क्या उन्होंने बताया? वो कहे कि हम राज्य मंत्री जी को ये लेटर दे देंगे, क्योंकि ये गोरखपुर में कोई प्रोग्राम है, वहाँ गए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। उन्हीं को आना था, तो इसलिए हम लोग उनको प्रतिनिधि को दिए। धन्यवाद। दोपहर करीब 12 बजे उर्दू स्कूल रोड पर स्थित मछली की दुकान के ऊपर खाली पड़ी दुकान में अचानक आग लग गई। व्यस्ततम क्षेत्र होने से आग लगते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। आग से करीब 20 से 25 हजार रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। मौके पर कॉल बिगड़ने पहुंचकर आग को बुझाया गया, नहीं तो बड़ी अनहोनी घटना घटित हो सकती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।